नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। दो दोस्त भीड़ भरे बाजार में घूम रहे थे। इसी दौरान एक दोस्त को तेज हाजत यानी पेशाब लग गई। चारों तरफ आदमी और दुकानें ही दुकानें। फारिग होना मुश्किल हो गया। दबाव बढ़ता जा रहा था। दोस्त निपटान की चिंता से व्याकुल था। संकट की गंभीरता को भांपकर दूसरे दोस्त ने एक सलाह दी। अपनी आंख बंद करके कहीं भी फारिग हो लो। तुमने अगर कुछ नहीं देखा तो समझो पूरी दुनिया ने कुछ नहीं देखा। दोस्त की यह बात जम गई। उसने वैसा ही किया, पर दुनिया देख रही थी। लोगों ने उसे धर लिया। भरे बाजार थुक्का फजीहत हो गई। अपनी आंख बंद करके पूरी दुनिया को अंधा मानने का यही मुगालता भारत की मौजूदा सरकार ने भी बीते 7-8 सालों से पाल रखा था। जो बीते हफ्ते में हुआ वह होना अवश्यंभावी था। आग लगने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत थी। नुपुर शर्मा बस वह अवसर बन गई। नतीजा, आज भरे विश्व, पूरे देश के थुक्का फजीहत हो रही है। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर विवाद पर मुस्लिम देश लगातार आपत्ति जता रहे हैं। रविवार को कतर ने सबसे पहले इसे लेकर अपनी नाराजगी जताई थी, जिसके बाद से कुवैत, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान जैसे देशों ने आपत्ति जताई है। इस कदर वैश्विक बिरादरी में भारत की सामूहिक शर्मिंदगी का यह पहला अवसर है, लेकिन इसके लिए भारत बीते 8 सालों से तैयारी कर रहा था। ऐसी शर्मनाक परिस्थितियां बारंबार बन रही थी, लेकिन सरकार सियासी लाभ के लालच में आंख, कान और दिमाग बंद किए रही। आज की टिप्पणी में हम आंख बंद करके कहीं भी फारिग होने की इसी मानसिकता पर विस्तार से नजर फेरेंगे। जो चल रहा है और उसको लेकर सरकार का जो रवैया है, उससे लगता है कि भारत कोई देश नहीं, एक यूटोपिया है जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह असंबद्ध, अलग थलग और अभेद्य है। ये उस ख्याली दुनिया में जी रहे थे जहां इनके किसी कदम से न तो दुनिया को फर्क पड़ेगा, न ही दुनिया के कुछ करने से इनको फर्क पड़ेगा। 2014 के बाद 50 के लगभग ऐसे मौके आए हैं जब सरकार ने अपना आंख कान बंद करके दुनिया को ही अंधा मान लिया। साल 2015 में यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने धार्मिक आजादी को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की। इसमें भारत के लिए कहा गया, नरेंद्र मोदी के चुनाव जीतने के बाद से अल्पसंख्यक समुदाय सत्ताधारी भाजपा नेताओं के अपमानजनक टिप्पणियों का निशाना बन रहा है। इनके ऊपर अलग अलग हमले हो रहे हैं। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कट्टरपंथी हिंदू संगठन जबरिया धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। आंख बंद करके कहीं भी फारिग होने को तैयार सरकार के विदेश मंत्रालय ने तत्काल बयान जारी किया। हमारी नजर USCIRF की एक रिपोर्ट पर गई जो भारत में धार्मिक आजादी के ऊपर टिप्पणी करती है। रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि उन्हें भारत के संविधान और समाज की समझ ही नहीं है। हम ऐसी रिपोर्ट्स को संज्ञान तक नहीं लेते। इस तरह सरकार की आंख और कान बंद रहे। ऐसे तत्वों का सीना चौड़ाता गया। धार्मिक आजादी पर हो रहे हमलों को लेकर अमेरिकी सरकार की यह संस्था साल 2015 से लेकर 2021 तक हर साल रिपोर्ट जारी करती रही, चिंता जताती रही, लेकिन सरकार हर बार इसे खारिज करती रही। कुछ दिन पहले एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की रिपोर्ट आई। इसमें भारत की स्थिति बहुत नाजुक बताई गई। भारत एकदम आखिरी पायदान यानी 180वें नंबर पर था। इसमें कहा गया, ताजा वैज्ञानिक शोधों और पर्यावरणीय आंकड़ों के आधार पर भारत सभी देशों में सबसे नीचे खड़ा है। हवा की गुणवत्ता में गिरावट, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में तेज गति से बढ़ोतरी आदि ने बेहद तात्कालिक चुनौतियां पेश की हैं। इस बार आंख कान बंद करने का जिम्मा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने संभाला। उसने सीधे इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए उल्टा आरोप ठोक दिया। यह सूची अनुमानों पर आधारित है, अवैज्ञानिक तरीके से बनाई गई है। इस तरह यह मामला भी निपट गया। अगला मसला WHO का है। यह सबको पता है कि बीते 2 सालों में कोरोना के संक्रमितों की बड़े पैमाने पर मौत हुई, खासकर पहली और दूसरी वेव के दौरान। लेकिन सरकारें मौत का आंकड़ा छुपाती रहीं। इस साल मई महीने में WHO ने कोरोना से हुई मौतों पर अपना आंकड़ा जारी किया। इसके मुताबिक साल 2020 से 21 के बीच भारत में 33 लाख से 65 लाख लोगों की मौत का अनुमान है। लेकिन भारत सरकार का मई 2022 का आंकड़ा 5,24,000 मौतों का है। इस पर पहले भी बहुत सारी बहसें हुई हैं। बहरहाल, जैसे ही WHO का आंकड़ा आया, एक बार फिर से आंख मूंद कर फारिग होने की चकल्लस शुरू हो गई। इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय की बारी थी।
उन्होंने इस पर सीधे हमला करते हुए कहा, इसकी गणना के तौर तरीके संदेहास्पद हैं, यह अनुमानों पर आधारित है। दिलचस्प है कि इस सूची में शामिल 194 देशों में भारत इकलौता देश है जिसने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाया और इसको खारिज किया। अगली शामत आई इनइक्वालिटी लैब्स की रिपोर्ट की। पेरिस की वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब्स ने अपनी रिपोर्ट में भारत को गरीब और बेहद गैर बराबरी वाला देश करार दिया। रिपोर्ट में कहा गया, भारत की नीचे की आधी आबादी की औसत आय सालाना 53,610 रुपए है, जबकि ऊपर की 10% आबादी की सालाना आय 11,66,520 रुपए है। यानी लगभग 65 करोड़ लोग सिर्फ 4,500 रुपए मासिक पर गुजर बसर करते हैं। सरकार एक बार फिर से अटक गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इनको कुछ कह दे और बच निकले? सो इस बार आंख मूंद कर हमला करने का काम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संभाला। राज्यसभा में उन्होंने कहा, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब्स की रिपोर्ट में भारत को गरीब और बेहद गैर बराबरी वाला देश करार दिया गया है। यह खामियों से भरी रिपोर्ट है, इसकी प्रणाली पर भी सवालिया निशान है। इस तरह से सरकार ने इनको भी इनकी जगह दिखा दी। अगला हमला रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वालों पर हुआ। बीते कुछ सालों से भारत की मीडिया की आजादी पर भी हमले तेज हो गए हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के साल दर साल आने वाले वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में गिरावट इसका सबूत है। 2022 की रैंकिंग में उछलते हुए भारत 150वें पायदान पर गिरा है। यह एक साथ 8 पायदान की छलांग है, 142 से सीधा 150। अब नेपाल 76वें स्थान पर है, पाकिस्तान 145वें स्थान पर है, श्रीलंका 127वें स्थान पर, म्यांमार 140वें स्थान पर। यानी मीडिया की आजादी के मामले में ये सारे देश भारत से आगे हैं। इस मामले को संभालने के लिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मोर्चे पर आए। लोकसभा में उन्होंने कहा, इस रेटिंग को खारिज करने की वजह है इसका लोकतंत्र के मूलभूत को कोई तवज्जो न देना, सर्वे की प्रणाली संदेहास्पद होना, पारदर्शिता की कमी और प्रेस फ्रीडम की कोई स्पष्ट परिभाषा का अभाव आदि। अगला पड़ाव है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। जीएचआई ने भूखमरी का सूचकांक जारी किया। इसमें शामिल 116 देशों की सूची में भारत 101वें स्थान पर सुशोभित हुआ। पिछले साल यह 94वें पायदान पर था। इस सूची में हमारे तमाम पड़ोसी देशों का प्रदर्शन हमसे बेहतर है। मसलन पाकिस्तान इस इंडेक्स में 92वें पायदान पर है। नेपाल और बांग्लादेश संयुक्त रूप से 76वें स्थान पर हैं। इस उपलब्धि का मानमर्दन करने के लिए एक बार फिर से एक जाबाज की जरूरत थी, लेकिन इस बार महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने सिर्फ एक बयान जारी करके ही इस पूरे इंडेक्स की बखिया उधेड़ दी। इसमें कहा गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करने वाली एजेंसी ने रिपोर्ट जारी करने से पहले जरूरी सावधानियां नहीं बरती हैं। इसको तय करने में इस्तेमाल प्रणाली अवैज्ञानिक है। उन्होंने 4 सवालों के जवाब पर अपना निष्कर्ष निकाला है, जो कि टेलीफोन से किया गया। इस तरह यह रिपोर्ट भी औंधे मुंह गिरी और आंख मूंद कर फारिग होने का सिलसिला बदस्तूर कायम रहा। अगली 2 रिपोर्टें पूरी दुनिया में भारत की शान का बायस रही। इस देश की डेमोक्रेसी बोले तो लोकतंत्र पर आधारित है। स्वीडन की वीडेम इंस्टीट्यूट ने 2021 में भारत के लोकतंत्र की रेटिंग घटाते हुए इसे इलेक्टेड ऑटोक्रेसी की श्रेणी में डाल दिया। यानी यहां चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन सरकार निरंकुश है। वीडेम की रिपोर्ट में कहा गया, 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इनके हिंदुत्व राष्ट्रवादी एजेंडा बढ़ाने के कारण भारत की उदार लोकतांत्रिक स्थिति में तेज गिरावट आई है। 2020 में यह रेटिंग 0.34 तक पहुंच गई है। 2013 में लोकतंत्र यहां शीर्ष पर था, तब यह रेटिंग 0.57 थी। साल 2021 में ही एक और रिपोर्ट आई फ्रीडम हाउस की, जिसमें नागरिक आजादी और राजनीतिक अधिकारों के आधार पर देशों की रेटिंग तय की जाती है। इस रिपोर्ट में भारत के लोकतंत्र को आजाद लोकतंत्र से आंशिक लोकतंत्र की श्रेणी में डाल दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया, 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद स्थितियां खराब होने लगीं और 2019 में उनके दोबारा जीतने के बाद गिरावट की प्रक्रिया और तेज हो गई। यह थोड़ी बड़ी वाली हाजत थी, इसलिए इसको खारिज करने के लिए सीधे विदेश मंत्री मैदान में उतरे। Because you have a set of self-appointed custodians of the world who find it very difficult to stomach that somebody in India is not looking for their approval, is not willing to play the game they want it to be played. So they invent their rules, their parameters, pass their judgments,
and then make out as though this is some kind of global exercise. इस तरह यहां भी अपनी आंख मूंद कर पूरी दुनिया को गच्चा देने का मुगालता पाला गया। बीते 8 सालों में इस तरह की 50 के आसपास सूचियां और रिपोर्टें हैं, सबका जिक्र मुनासिब नहीं है। पेगासस जासूसी मामला हो, ओआईसी का बयान हो, या फिर बुर्का को लेकर कर्नाटक में हुआ विवाद, या CAA NRC के खिलाफ आंदोलन, हर बार सरकार का रवैया इसे खारिज करने का, समस्या को नजरअंदाज करने का, अहंकार, अहमन्यता और दंभ से भरा हुआ रहा। ये तमाम लंबी लंबी रिसर्च करने वाले, इस वीडियो को प्रोड्यूस करने वाले हमारे न्यूज लॉन्ड्री के साथी हैं, जो दरअसल आप में से कुछ लोगों के समर्थन से यह सब कर पा रहे हैं। ये हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब्सक्राइबर्स जिनका भरोसा विज्ञापन के दबाव से मुक्त, सरकारी और कॉरपोरेशन के दबाव से मुक्त मीडिया में है। हम आमतौर पर कोई चंदा या डोनेशन नहीं मांगते, इसकी बजाय आप न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें। इससे मीडिया का वह वैकल्पिक मॉडल खड़ा होगा जो इसकी मौजूदा खामियों को दूर कर सकेगा, और आप भी गर्व से कह पाएंगे, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। अब एक नजर खबरिया चैनलों की अंधेरी दुनिया में मार लेते हैं। दरबारी मीडिया के लिए बीता हफ्ता काफी उत्पादक रहा। हुड़क-चुल्लुओं की जहरखुरानी के लिए पर्याप्त मौके थे। पूरे हफ्ते टीवी के पर्दे पर हिंदू मुसलमान की कुकुर झोंझों से रौनक बनी रही। एक वलीउल्लाह की आप बात कर रहे हैं, आतंकी वलीउल्लाह बोलिए उसे। मैं मुझे नहीं पता नहीं है, मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूं एक वलीउल्लाह की आप बात कर रहे हैं, करार दे दिया, फांसी की सजा हो गई उसको। चला जाएगा, हो सकता है आप बताइए, गलत, उसको आतंकी वलीउल्लाह बोलिए। अब आप बताइए, पहले आप हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, या पहले आप मुसलमान हैं? ये चूज करना पड़ेगा। इसी बात पहले हिंदुस्तानी हूं। और अब जो लोग गजवा हिंद करेंगे वो भारत को लूटने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र में बदलने के इरादे से हमला करेंगे। बुलडोजर की है तो अच्छा ही हो रहा है ना। अपराधियों के साथ अपराधियों जैसे बर्ताव किया जाना चाहिए। जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, सड़क पर उतरकर उपद्रव करेंगे, प्रदर्शन की इजाजत ये देश देता है ना, वो जमहूरी हक है ना। अगर हिंदू आग नहीं लगा रहा, सिख नहीं लगा रहा, अगर क्रिश्चियन नहीं लगा रहा, पारसी नहीं लगा रहा, और एक धर्म से लगेगा और आप सवाल पूछेंगे तो कहेंगे इस्लामोफोबिया है। बहरहाल इस हफ्ते जिसने हमारा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो ये मोहतरमा है। हर्षवर्धन जी, किसी के जबान से ये निकला कि इन देशों को इस तरह नहीं हमारे अंदरूनी मामलों में दखल करना चाहिए। सारे मजे ले रहे थे, सारे ये कह रहे थे, ओहो देखो क्या कह दिया, भारत का सर नीचा कर दिया। ये तो उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे। बीते एक हफ्ते से ये जो नरक में ठेली ठेला मचा हुआ है, उसमें आधा हिस्सा इन मोहतरमा का है और आधा नुपुर शर्मा का है। इन्होंने उस समय चुपचाप वीडियो डिलीट करके चुप्पी मार ली और अब थिथरई से यहां प्रवचन दे रही हैं। खुद एक बार अपना चेहरा अगर आईने में देखती तो शायद सबसे पहला काम माफी मांगने का करती। इनके मालिकान ने भी तय कर लिया है कि आग लगाकर भी अगर कोई रोकड़ा ला रहा है तो अच्छा है, इसलिए आज खुद की लगाई आग पर बैठकर ये प्रवचन दे रही हैं। दूसरी तरफ ये श्रीमान जी हैं। अब मैं शिरोमणि से श्रीमान पर आ ही गया हूं तो इनका कारनामा भी देख लीजिए। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो इन देशों में भी हिंदुओं की आबादी बहुत तेजी से कम हुई है। यहाँ तो बहुत ही तेजी से कम हुई है। 1951 में पाकिस्तान में 13% हिंदू थे, लेकिन 2017 में वहाँ सिर्फ 2% हिंदू ही बचे हैं। आज पाकिस्तान की कुल आबादी लगभग 23 करोड़ है। अगर 1951 की तरह पाकिस्तान में आज भी 13% हिंदू आबादी होती, मान लीजिए हम ये भी कह दें कि ना बढ़ी है ना कम हुई है, उतनी है, तो इस हिसाब से पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या आज 2 करोड़ 70 लाख होनी चाहिए थी। लेकिन 2017 की जनगणना के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 33 लाख हिंदू ही बचे हैं। अब आप सोचिए फिर ये लाखों हिंदू कहां चले गए। इसी तरह बांग्लादेश में 1974 में 13.5% हिंदू आबादी थी, लेकिन 2011 में वहां भी हिंदू जनसंख्या घटकर सिर्फ 8.5% रह गई। आज बांग्लादेश की कुल आबादी लगभग 15.5 करोड़ है और 1974 के हिसाब से आज बांग्लादेश में 2 करोड़ हिंदू होने चाहिए थे, लेकिन अभी बांग्लादेश में सिर्फ 1 करोड़ 27 लाख हिंदू बचे हैं। तो वहां पर भी लगभग 75 लाख हिंदू कहां गायब हो गए। उन्होंने या तो पलायन किया, या उनकी हत्या कर दी गई, और या फिर उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। यह अधूरी जानकारी और गलत बयानी है। ये दावा ये खुद से नहीं कर रहे, दरअसल ये झूठ ऊपर से इन तक भेजा जाता है, जिसे ये बिना अपनी पत्रकारी या अकल लगाए नीचे तक पहुंचा देते हैं, आज्ञाकारी दरबारी की तरह। खैर, पत्रकार तो ये वैसे भी नहीं है, इसलिए पत्रकारी अकल की उम्मीद करना ठीक नहीं। आप इस गलत बयानी का स्रोत देख लीजिए। मान्यवर 1947 में पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 23%। जरा ध्यान से सुनो दादा, ध्यान से सुनो। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 1947 में 23% और 2011 में 23% से कम होकर 3.7% हो गई। मान्यवर बांग्लादेश
बांग्लादेश में 47 में बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 22% थी और 2011 में वो कम होकर 7.8% हो गई। ये वो अधूरा मिथक है जिसे फैला फैलाकर लंबे समय में एक ठोस धारणा बना दी गई है। यह न तो पूरा सच है न पूरा झूठ है। जब अमित शाह कहते हैं कि 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 23% थी, जो अब घटकर 3.7% रह गई है, तब वो एक जानकारी छुपा लेते हैं कि सन 1947 में देश का बंटवारा हो गया, बड़ी संख्या में आबादी का पलायन हुआ। अमित शाह के दावे की हकीकत जानने के लिए आपको आज़ादी के बाद पाकिस्तान का 1951 की पहली जनगणना को देखना होगा। यही इकलौता और भरोसेमंद जरिया है जिससे अंदाजा लगता है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी क्या थी। यह 3.44% थी। इसमें पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश भी शामिल है। यह आंकड़ा आगे निरंतर जारी रहा। 1972 से 1998 के बीच पाकिस्तान में 3 बार जनगणना हुई है। यह अहम है, तब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो चुका था। 1972 में अल्पसंख्यक 3.25% थे, 81 में 3.33% और 1998 में 3.70%। यानी 1952 से ही पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का आंकड़ा 3.5% के आसपास रहा। लेकिन अमित शाह जब संसद को बताते हैं तब ऐसा लगता है कि 23% से 3.5% 75 सालों में लगातार गिरता गया है। यह होती है गलत बयानी। इसी तरह हमें बांग्लादेश की जनगणना 1971 के बाद से देखना चाहिए। बांग्लादेश के आंकड़े निसंदेह बहुत डरावने हैं। यहाँ 1974 में पहली बार जनगणना हुई, तब गैर मुस्लिम आबादी यहाँ पर 13.5% थी। 1981 में यह घटकर 12% हो गई। 1991 में 10.5% हो गई। 2001 में 9.4 और 2011 में 8.5% हो गई। आप देखेंगे कि पाकिस्तान के मुकाबले बांग्लादेश में गैर मुस्लिम आबादी में गिरावट बहुत धीरे धीरे हुई है। इसके कई कारण हैं। 47 में बंटवारे के वक्त पश्चिमी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में हिंदू मुसलमान आबादी का पलायन हुआ। उतने बड़े पैमाने पर पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से उस समय नहीं हुआ था। 1971 की लड़ाई के दौरान एक बार फिर से बड़े पैमाने पर हिंदुओं का बांग्लादेश से पलायन हुआ, इसीलिए एक बड़ी गिरावट दिखती है। एक बड़ी वजह भारत बांग्लादेश के बीच मजबूत सीमा का नहीं होना भी है। बेहतर जीवन और रोजगार की तलाश में आज भी आसानी से लोग घुसपैठ करते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथ और गैर मुस्लिमों पर लगातार हमलों ने भी बाकी धर्मों को पलायन या फिर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया है। इन तमाम तथ्यों की रोशनी में जब आप देखेंगे तब समझेंगे कि राजनीति अपने हित के लिए आधा सच आधा झूठ फैलाती है, लेकिन दरबारी मीडिया उसे पूरा सच बनाकर लोगों के बीच फैलाता है। पिछले पूरे हफ्ते देश में यही सब होता रहा। यह न तो आदर्शवादी समय है, न यहाँ कोई सिद्धांतवादी सरकार है। खासकर मुसलमानों को यह बात समझनी होगी। यह अदालतों को ठेंगे पर रखकर सीधे बुलडोजर चलाने का समय है। इसलिए आपकी कोई भी लड़ाई सत्याग्रह के दायरे में होनी चाहिए। अहिंसा उसका मंत्र होना चाहिए। जुमे की नमाज से निकलकर सीधे पत्थरबाजी और आगजनी करने वाले देश को एक ही संदेश देते हैं। नमाज से हासिल किया गया सवाब अगले ही पल मिट्टी में मिला दिया। विरोध हमेशा लोकतांत्रिक होना चाहिए। सरकारें चाहे कितनी भी निरंकुश हो जाएं, वो झुकती हैं। आपको बहुत दूर नहीं जाना है। शाहीन बाग इसका चमकता हुआ उदाहरण है। उस लोकतांत्रिक आंदोलन की ताकत है कि आज तक CAA कानून लागू नहीं हुआ, शायद कभी लागू भी ना हो। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का।
दी जा रही थी वहाँ पे कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट बीबीसी हिंदी से है। यह रिपोर्ट झारखंड के रांची में हुई हिंसा में मारे गए 2 युवकों की है। ये युवक पैगंबर मोहम्मद के ऊपर की गई असभ्य टिप्पणी के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे, जहां पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए गोली चलाई। इसमें 2 युवकों की मौत हो गई। फोन रखते के साथ उसका दोस्त कॉल करता है, आंटी अब मुदस्सिर को गोली लग गई आंटी। अरे मेरा बच्चा अभी बतिया रहा था हमसे, कैसे गोली लग गया मेरा बच्चा को। इंसाफ चाहते हैं और जो ऐसा किया हरकत उसको सस्पेंड सजा होना चाहिए उसको। चल गया एक ही बेटा था मेरा, और कोई बच्चा नहीं, बस एक ही। वो वापस तो आने न जाएगा। मेरा चल गया तो मेरा पूरा घर सपोर्ट था, कौन देगा हमको। सरकार से ही चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले, जो गोली मारा उसको भी सजा मिले। हम पूछना ये चाहते हैं कि प्रशासन के पास गोली चलाने के अलावा कोई ऑप्शन था कि नहीं, कि डायरेक्ट गोली मार देना। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार। आप हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के तमाम वीडियोस, शोज देखते हैं। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमारी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हो सके तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह प्रयास है विज्ञापन से मुक्त एक मीडिया बनाने का।